अध्याय 5 प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। चौपाल को यहाँ पे दिखाया गया है। गांव के चौपाल में रहमान और राजीव गांव के चौपाल में बैठे हुए थे। गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है। दूसरे ने कहा कि अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया। इस पर तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से के विचारों को जोरदार विरोध किया और कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब होता है। नवपाषाण युगीन स्थल का मानचित्र है, दिख नहीं रहा इसमें, आगे बढ़ते हैं। धातु युग क्या है? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमरी, उत्तर पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ है ना। सिंध में कोटदीजी है और अमरी है, उत्तर पंजाब में सरायखेला है और जलालपुर है एवं राजस्थान में कालीबंगा है जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंटों के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया था। पहला धातु तांबा था जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया गया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थी। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थी। इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। मानव संस्कृति सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है? किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को साम्यावस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्र से जरूरी चीज़ों की पूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगरी, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावस्था में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत में हड़प्पा सभ्यता और इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही थी, उसे ही संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख है। पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया है।
चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहरों के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थलों के पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली, जैसे मुहरे, मन के माप तौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली हैं। मानचित्र हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। कोट दीजिए चनोद्रो ब्लड। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा नगरों की स्थिति को हम लोग देख लेते हैं एक बार। नगर, खोजकर्ता, वर्ष और नदी तट। हड़प्पा, इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में और ये रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो, ये राखालदास बनर्जी ने इनकी खोज की थी और ये 1922 में खोजा गया। सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। कालीबंगा, ब्रज वासीलाल ने की थी 1961 में, ये घग्गर नदी के तट पर है। लोथल रंगनाथ राव ने की थी 1954 में, जो भोगवा नदी के तट पर है। धौलावीरा, जो RS बिष्ट ने की थी 1989 से 19 के बीच में। चन्हुद्रो, जो कि गोपाल मजमुदार ने की थी 1931 में, जो सिंधु नदी के तट पे है। रंगपुर, जो कि माधो स्वरूप वत्स ने की थी 1931 से 53 के बीच और ये मादर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी महास्नानागार मोहनजोदारो में स्थित है। मोहनजोदारो में हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्से को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की चार दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई है। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकी है। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है ना। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई है। तालाब का फर्श तराशी गई मिट्टियों से बना है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इस कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार में पानी मिलने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। हड़प्पा का अन्नागार को यहाँ का दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। नगरीकरण का अर्थ होता है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती है। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशिष्टता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहां कृषि कार्य नहीं होता। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतिहर
इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत के लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। इमारत, सड़कें और नालियाँ। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिल और कुछ 3 मंजिल भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों के बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ बनी हुई थी और इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियाँ तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। इस तकनीकी की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नालियाँ बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंट से ढके होते थे। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिसमें गंदगी इकट्ठा होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। कुएं का चित्र यहाँ पे दिया गया हुआ है। मोहनजोदड़ो की सड़क है ये। नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों में पाई जाने वाली आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुएं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का कार्य करते रहे होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मुहरे, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्मित जैसे शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों का निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्र तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इसके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य से चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया करते थे। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बाट तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। आभूषण यहाँ पे दिए हुए हैं, आभूषणों का चित्र। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियाँ आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। आभूषण है यहाँ पे। मोहरे, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पाई शिल्प कला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी हुई मोहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मोहरें अपनी 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियाँ मिलती है और दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता है। मोहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई मोहरों को यहाँ पे दिखाया गया है। हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूँ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे,
खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुएं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी या मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के लिए के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र में भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पाई शहर के लोग राजस्थान जो खेतरी से तांबा है ना, खेतरी राजस्थान में है जहाँ से तांबा लाया जाता था, कर्नाटक कोलार है ना, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, एवं अफगानिस्तान बदख्शां से वैदूर्य मणि है ना, वैदूर्य मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पादन, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेहुला की चर्चा की गई है। मेहुला सिंध क्षेत्र का प्राचीनतम नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। नगरवासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्ति भारी संख्या में मिली है। एक मुहर पर पुरुष देवता का चित्र भी मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इस तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। उसके बाद कुंवर वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत, प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसलिए पशुपति मुहर उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाने एवं जलाते भी थे। सूक्ष्म निरीक्षण। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्य नगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्य नगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। लोथल खंबात की खाड़ी के निकट अहमदनगर के जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर है। शहर की किलेबंदी की गई है। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मोहरें यहाँ से पाई गई है। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने वाला था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ, अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पा वासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह यह भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक, रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े गांवों का ह्रास जरूरी हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों को निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इमाम गांव
एवं ये संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई